हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक तो यह है कि लेंदी बड़ा है, लेकिन इसका एडवांटेज यह है कि बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ जी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करते हैं और ये मैं आपको पीपीटी से करवाऊंगा। आइए, पावर पॉइंट मैंने इसके लिए बना रखी है और वहीं से आपको करवाता हूं सारे टॉपिक्स। सर, इनकम फ्रॉम सैलरी को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम ऑब्लिक सोर्स ऑफ इनकम। हालांकि ये नाम जो सोर्स ऑफ इनकम है ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, इनकम टैक्स की तरफ से यहां पर सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम लिखा हुआ है। हेड्स ऑफ इनकम क्या है सर? ये मैं जो डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं ये सैलरी को शुरू करने से पहले की डिस्कशन है। जब ये डिस्कशन खत्म होगी फिर हम सैलरी शुरू करेंगे। तो सैलरी हेड को शुरू करने से पहले ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। सर, हेड्स ऑफ इनकम में क्या है ना कि एक आदमी इनकम बहुत सारी जगह से कमा सकता है, नो डाउट। इनकम को कहीं से भी कमाया जा सकता है। इंडिया में इनकम को कमाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों तरीके हो सकते हैं। कोई आदमी बिजनेस करके इनकम कमा रहा है, कोई नौकरी करके कमा रहा है, किसी ने अपना मकान किराए पर दे रखा है, कोई बिजनेस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशन करता है। बड़े तरह के मतलब काम धंधे हैं इंडिया में इनकम को कमाने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स ने जो आपने इनकम कमाई है इस पर टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले इस इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया है। इनकम टैक्स ने इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया है। हां जी सर, इनकम टैक्स ने इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया है। उन्होंने बोला कि अगर आप नौकरी करते हैं और आप सैलरी इनकम कमाते हैं तो वो जो आप सैलरी इनकम कमाएंगे, जो सैलरी आपको मिलेगी, उस टोटल मिली हुई सैलरी में से कितनी सैलरी टैक्सेबल है, कौन सा सैलरी का हिस्सा टैक्सेबल है, कौन सा हिस्सा सैलरी का टैक्सेबल नहीं है। जैसे कि शायद आप थोड़ा बहुत जानते हो कि सैलरी में एम्प्लॉय को अलाउंसेस भी मिलते हैं, परक्विजिट्स भी मिलते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। इस चैप्टर में हम धीरे धीरे सुन लेंगे। तो कितने अलाउंसेस टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है, कितने परक्विजिट टैक्सेबल है, इन सब की डिस्कशन ना इनकम टैक्स ने हेड नंबर 1 बना दिया। बोले हेड नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप नौकरी करते हो और आपको सैलरी मिलती है तो वो सैलरी कितनी टैक्सेबल है, इसके लिए आपको हेड नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसके लिए इनकम टैक्स ने जो सेक्शन है वो बनाए हैं सेक्शन 15 to 17। सेक्शन 15 to 17 बनाए हैं, जो सेक्शंस उन्होंने बनाए हैं। ओके, बड़ी मजेदार बात है। हेड नंबर 1 यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके सबसे कम सेक्शन है लेकिन सबसे लेंदी चैप्टर है। सिर्फ 3 सेक्शन है, 15, 16, 17। देन हेड नंबर 2 की बात करें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आपको उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो वो इनकम कितनी टैक्सेबल है, कितनी टैक्सेबल नहीं है, इसका क्लासिफिकेशन उन्होंने हेड नंबर 2 में दिया है, जिसका नाम रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये सेक्शन है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। देन हेड नंबर 3। हेड नंबर 3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हेड, जहां उन लोगों की बात करेंगे जो लोग या तो बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं। सच बताऊं तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग वही हैं जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट बिजनेस वाले ही सबसे आगे हैं। अभी आप जानते हैं हर बंदा बिजनेस ही करना चाहता है, बिजनेस हर किसी की प्रायोरिटी है, लेकिन हम बिजनेस कर नहीं पाते क्योंकि बिजनेस रिक्वायर फंड्स, उसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए बिजनेस हमारी प्रायोरिटी तो है लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। फिर बंदा कहता है चलो बिजनेस नहीं तो मैं प्रोफेशन कर लेता हूं, मैं डॉक्टर बन जाता हूं, डॉक्टर का क्लिनिक खोल लेता हूं अपना, या एडवोकेट बन जाता हूं, चैम्बर कोर्ट में चैम्बर ले लेता हूं, या किसी तरीके से मैं अपना प्रोफेशन कैरी कर लूं। सर बताऊं, यह बनना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इट रिक्वायर स्किल, टैलेंट, और वो आजकल के बच्चों में है नहीं। अब बंदा क्या करे, बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, प्रोफेशन के लिए स्किल नहीं है, अब करे तो क्या करे। मां बाप कहते हैं बेटा अब तू नौकरी करेगा, और नौकरी करी तो क्या करी, वो तो करनी पड़ी, मतलब वो तो करनी पड़ती है भाई, नौकरी तो करनी पड़ती है। तो इंडिया में जो प्रायोरिटी है वो 3 तरह की है। पहले लोग बिजनेस करने की सोचेंगे, फिर नहीं हो पाता तो प्रोफेशन करने की सोचेंगे, वो भी नहीं हो पाता तो फिर चलो नौकरी करेंगे।
सही बात है। तीसरा हेड उन लोगों का है जो लोग या तो बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं। अनिल अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस है, वो सब यही आने वाले हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों की इनकम हम तीसरे हेड में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो तीसरे हेड का नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपके पास कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से आपको कोई प्रॉफिट या गेन हुए हैं, अगर आप कोई प्रोफेशन कैरी करते हैं, उस प्रोफेशन से अगर आपको कोई प्रॉफिट या गेन हुए हैं, तो उसके लिए बना है हेड नंबर 3। और ये काफी लेंदी सेक्शन है, लेंदी हेड है, और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस भी है, और ये भी हम डिटेल में करेंगे लेकिन जब इसकी टर्न आएगी तब। और इसके सेक्शंस है सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44। हाँ जी सर, तो एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करा दो प्लीज। सबसे हेड नंबर 1 कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, उनके लिए हेड है नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हेड नंबर 3 कौन सा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखो सर, ये जो हेड नंबर 3 है ना, अब ये काफी लंबा सा नाम है इसका, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मैंने इसका शॉर्ट नाम रखूंगा और शॉर्ट नाम होगा PGBP। हालांकि ये शॉर्ट नेम मैं यूज कर सकता हूं, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं देने हैं, एग्जाम आपने देने हैं। तो प्लीज याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करता हूं, आप लोग नहीं करोगे। शॉर्ट फॉर्म है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि PGBP। सर मेरी शॉर्ट फॉर्म देख के आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बोलो बोलो। अरे बच्चे मुझे कहते हैं सर कैसी बातें कर रहे हो। अरे मैं फेस टू फेस ला सकता हूं, वहां बच्चे क्या बोलते हैं? सर कैसी बातें कर रहे हो। शॉर्ट फॉर्म देख के हमें क्या तकलीफ? अरे हम तो बातें ही शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हो? बोले अरे हम तो बात ही शॉर्ट फॉर्म में करते हैं आजकल। मैंने कहा वो कह रहे हो ना, ओके में के लिख दिया, ओ छोड़ दिया, TTYL टॉक टू यू लेटर। अरे मुझे मालूम है। बोले अरे सर आप आउटडेटेड बातें कर रहे हो, हम ऐसी शॉर्ट फॉर्म नहीं, हम आज के जमाने की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैंने कहा अच्छा जैसे? बोले सर हम लिखते हैं KKRH। मैं KKRH मतलब क्या कर रही हो? KKRH क्या कर रही हो? सर फिर रिप्लाई आता है AY आपको याद। मैंने कहा अच्छा फिर हम लिखते हैं S। मैं कहा इसका मतलब सच्ची। फिर J झूठी। फिर सच्ची, झूठी, मुची, पुची, जो भी मेरा मतलब है, ये सारी जो शॉर्ट फॉर्म है ना, आज की जनरेशन फुल करती है यूज। इसलिए मैं कंफर्टेबल होकर बोलता हूं कि थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म तो मैं भी यूज करूंगा। इसलिए जब मैं तीसरे हेड की बात क्या करूंगा, तो मैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नहीं बोलूंगा, मैं PGBP बोलकर काम चला लिया करूंगा। आई होप इट इज क्लियर। तो बोलो फटाफट, पहला हेड कौन सा है? सर इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड कौन सा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। ओ मैं फुल फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? PGBP। ओके चलिए फोर्थ हेड की बात करते हैं। सर फोर्थ हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस हेड में कौन आता है? सर इस हेड में आते हैं जैसे अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस नहीं आपका, इन्वेस्टमेंट है, और आपने वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी और आपको कुछ फायदा हो गया, तो दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम टीचिंग करना है, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट भी हूं, तो मेरा काम कंसल्टेंसी देना है और टीचिंग करना है। हालांकि मैंने एक कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, लेकिन शेयर्स खरीदना बेचना मेरा काम नहीं है। वो बस मैंने ऐसे ही 4-5 लाख रुपए के शेयर लिए और परचेज करके छोड़ दिए। मैंने कहा चलो कल कभी रेट बढ़ेंगे तो बेच देंगे। अब सर क्या हुआ, थोड़े सालों बाद वो शेयर मैंने बेच दिए। वो खरीदे मैंने 5 लाख के थे, बिक गए मेरे 12 लाख के। ये जो 7 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ ना सर, इसे कहते हैं कैपिटल गेन। क्यों कहा मैंने इसे कैपिटल गेन? क्योंकि सर ये प्रॉफिट मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट को सेल करने पर हुआ है। सर मेरे पास एक घर है, मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूंगा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं तो घर को आप मेरे स्टॉक इन ट्रेड बोल दोगे। नहीं नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर है, मैं एक नॉर्मल हूं, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। अब मैं उस घर को बेच रहा हूं, खरीदा मैंने उसे 50 लाख में था, लेकिन आज वो बिक रहा है 70 लाख में। तो सर 20 लाख का जो प्रॉफिट हुआ ना, ये मेरा आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। सर मेरे घर में गोल्ड है, मैं ज्वेलर नहीं हूं, लेकिन मेरे घर में गोल्ड है। गोल्ड हर किसी घर में होता है भाई। वो गोल्ड मैं बेच रहा हूं। सर वो खरीदा मैंने बड़ा सस्ता था, लेकिन बेच में बड़ा महंगा रहा हूं। सर जो मुझे गेन आएगा ना, प्रॉफिट आएगा, उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
सर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपिटल गेन के चैप्टर में जो इन्वेस्टमेंट को हम सेल करते ना, उसे बेचने पर जो प्रॉफिट आता ना, उसे कहते हैं। सर अगर मैं ज्वेलर होता और फिर मैं मेरी दुकान से ज्वेलरी बेचता तो फिर वो तो थर्ड हेड आता, पीजीबीपी, वो तो मेरा बिजनेस होता। अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर होता और मैं उन मकानों को बेचता जिन्हें मैंने स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, फिर तो मैं थर्ड हेड में आता, स्टॉक इन ट्रेड बेच रहा हूं, पीजीबीपी में आता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं शेयर ब्रोकर होता और मैं शेयर्स बेचता तब तो मैं थर्ड हेड में आता, क्योंकि वहां तो वो मेरा बिजनेस होता। मैं फिर बोलूंगा, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस में मेरा स्टॉक इन ट्रेड सेल कर रहा हूं, तो वो मेरा थर्ड हेड है, पीजीबीपी जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर वो मेरी कैपिटल गेन है और मैं इन्वेस्टमेंट है, मैं उसे सेल कर रहा हूं, मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, वो मेरा फोर्थ हेड है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर प्लीज टेल मी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कब आएगा और थर्ड हेड पीजीबीपी कब आएगा? इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन सर यहां पर हमारे हैं 45 to 55 कैपिटल ए। आई होप इट इज क्लियर। अब सर मजे की बात सुनो। सर मैंने आपके साथ 4 हेड की डिस्कशन कर दी। मैंने बोल दिया अगर मैं जॉब करूंगा और मुझे सैलरी मिलेगी तो वो मेरी पहले हेड में आएगी। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास और मैं उसे किराए पर दूंगा तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी दूसरे हेड में आएगी। मैं बिजनेस करूंगा या प्रोफेशन करूंगा तो मेरे तीसरे हेड में आएगी। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा तो वो मेरी चौथे हेड में आएगी। सर इनकम टैक्स ने सोचा, हमने तो अभी 4 ही तरह की इनकम को डिस्कस की है। इंडिया में तो इनकम कमाने के लाखों तरीके हैं, क्या हम लाखों हेड बनाए? ना जी ना, ये बात तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स ने फिर 5वां ऐसा हेड बनाया कि उसके बाद किसी और हेड को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने 5वें हेड का नाम रखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसका मतलब था जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं आती। जो इनकम की डिस्कशन आप ऊपर कर चुके हो उसको छोड़ो, बाकी जितनी भी इनकम बच गई वो सारी 5th हेड में ले आओ। सर देखिए, अगर आप ऐसा नाम रखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो इनकम बच गई वो 5th में आएगी, तो फिर सर 6th हेड बनेगा कैसे? फिर तो नेचुरली बात है जो भी इनकम आपके दिमाग में नहीं आएगी इन 4 के अलावा वो 5th में आई जाएगी। तो सर 5th हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कई लोग इसे रेजुडरी हेड भी कहते हैं। रेजुडरी हेड का मतलब होता है बचा कुचा हेड, रेजुडरी हेड भी कहते हैं। इसके सेक्शन है सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। तो सर मैंने आपको बता दिया 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं। सर 5 हेड्स होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट का आता है कि सर कुछ एग्जांपल दे दो जिससे यह पता लग जाए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम आएगी। सर बिल्कुल एग्जांपल दूंगा आपको मैं। सर आप लोगों का बैंक में अकाउंट है? हाँ सर बैंक में तो आजकल सबका अकाउंट होता है, और वो ले दे के जब मोदी ने नोट बदले थे तब तो सबने खुलवा लिया था बैंक में अकाउंट। हाँ भाई अकाउंट है ना बैंक में? हाँ है। सेविंग अकाउंट है? हाँ सर सेविंग है। मिनिमम बैलेंस कैरी करते हो? अरे सर वो तो करना ही पड़ेगा। उस पर कुछ इंटरेस्ट आता है? हाँ सर आता तो है, बड़ा थोड़ा सा आता है ना इंटरेस्ट? हाँ सर इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम हुआ है नहीं हुआ? बताओ, आपने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, वहां पैसे रख रखे हैं, आपको ब्याज आ रहा है, बैंक इंटरेस्ट। मैं बात कर रहा हूं बैंक इंटरेस्ट की। इज इट योर इनकम और नॉट? बच्चा कहता सर यस इनकम तो है। किस हेड की है? बेटा सैलरी तो है नहीं है, तेरी नौकरी से मिलने वाली इनकम थोड़ी है, तेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो नहीं है, तेरा बिजनेस इनकम तो नहीं है। बिजनेस में बोल देना। अगर किसी का बैंक में पैसा रखा हो और ब्याज आ रहा हो तो उसे बिजनेस की इनकम नहीं कहते। अगर आपने इसे बिजनेस की इनकम कह दिया तो इंडिया का हर आदमी बिजनेस कर रहा है फिर, क्योंकि इंडिया में तो सभी का बैंक में अकाउंट है। एनीवेज, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो बचा क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सर मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पास कोई बैंक इंटरेस्ट है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। और एग्जांपल सुनो, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, गिफ्ट किससे? सर देखो एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हम पढ़ेंगे, हालांकि उसमें गिफ्ट की बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। अब देखो अगर आपको गिफ्ट मिला है अपने रिलेटिव से, उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट माफ होता है। अगर आपको गिफ्ट मिला अपने फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, भाई किसी से भी, अगर आपको गिफ्ट मिला अपने फ्रेंड से और वो भी 50,000 से ज्यादा, तो वो आपकी इनकम है। एग्रीगेट सब लोगों से मिलाकर अब गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो आपकी इनकम है। स्टूडेंट कहता सर गिफ्ट इनकम होती है? मैंने कहा यार चैप्टर नंबर 1 में बता दी थी मैंने बात, जब फर्स्ट क्लास में समझा रहा था तभी बता दी थी। देख के नहीं आए क्या पहला चैप्टर?
या सीधा सैलरी शुरू कर लिया? सीक्वेंस में चला करो यार। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें बताया था मैंने, गिफ्ट इनकम होती है। हाँ, इनकम होती है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये तो बात तय हो गया इनकम होती है। क्वेश्चन तो ये है वो इनकम किस हेड की होती है। क्वेश्चन ये है वो इनकम किस हेड की होती है। सर इसका जवाब है वो इनकम अदर सोर्स की होती है। कैसे? सर आप बताओ, क्या गिफ्ट सैलरी इनकम है? अरे सर कैसी बातें करते हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, सैलरी सैलरी होती है। क्या गिफ्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? ना सर, मकान से किराया आता है वो होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, गिफ्ट थोड़ी ना आएगी। क्या गिफ्ट बिजनेस की इनकम है? क्या गिफ्ट आपका बिजनेस के प्रॉफिट है? अरे सर ऐसे तो बोल भी मत देना, अगर आपने ये बोल दे तो हद ही हो जाएगी। किसी बंदे को गिफ्ट मिलते हो, उसे कोई पूछे भाई क्या काम धंधा करते हो, भाई गिफ्ट मिलते हैं यही गुजारा अपना, यही काम धंधा है। गिफ्ट बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन तो हो ही नहीं सकते। तो सर बचा क्या? अदर सोर्स। तो गिफ्ट भी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो सर मैंने आपको बता दिया हमारे 5 हेड है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक आदमी के पास इनमें से किसी एक हेड में इनकम होगी या सभी में भी हो सकती है? सर सभी में हो सकती है। अब देखो जैसे मैं हूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जॉब करता हूं, ऐसा मान लो, करता नहीं हूं। मैं 9 से लेकर 2 बजे तक जॉब करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है। हालांकि मेरे पास एक मकान भी है, खाली पड़ा है पंजाब में, वो मैंने किराए पर दे रखा है, उससे मुझे ना रेंट आता है, ये मेरे दूसरे हेड की इनकम है। हालांकि मैं टीचिंग करता हूं, मेरा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, मैं ऑल ओवर इंडिया अपनी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव सेल करता हूं, यहां से जो मुझे इनकम आती है ये मेरी तीसरे हेड की इनकम है। मैं शेयर्स खरीदता रहता हूं, कभी कभी बेच भी देता हूं, वो मेरी कैपिटल गेन की इनकम है। और गिफ्ट तो मुझे मिलते रहते हैं, वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम है। तो एक आदमी की 5 इनकम हो सकती है, इट इज नॉट ए बिग टास्क। तो सर अगर 5 इनकम हो या कम हो, 1 इनकम हो, 2 हो, जो भी हो, आप उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा हेड वाइज। सर इन सभी इनकम को हमें जोड़ना होता है, और जब हम इन सभी इनकम को जोड़ लेते हैं ना, तो सर इसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। इन सभी इनकम को जोड़ने के बाद बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। यहां से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी टू 80 कैपिटल यू। 80 कैपिटल यू आएगा, आगे जाकर ये चैप्टर आएगा, एक अलग से चैप्टर है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी टू 80 कैपिटल यू। हम पढ़ेंगे वो हमें माइनस करनी होती है, और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना सर, इसे बोलते हैं टोटल इनकम। इसे बोलते हैं टोटल इनकम, या इसे बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इसे टोटल इनकम भी बोलते हैं, इसे टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। और इस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम पर हमें देना होता है टैक्स। तो सर देखो ये हमारा प्रोसेस रहेगा पढ़ने का। सबसे पहले हम 5 हेड सीखेंगे, सैलरी सीखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे, बीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उन सब का टोटल करना सीखेंगे, ग्रोस टोटल इनकम बनेगा। फिर वहां पर हम डिडक्शन 80C टू 80U वाला चैप्टर सीखेंगे, वहां माइनस करना सीखेंगे, एंड देन टोटल इनकम आएगा। और फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स के रेट, जो हम फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ चुके हैं, और देन हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और वो टैक्स लायबिलिटी हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर गवर्नमेंट को देना होता है, उसके लिए अलग चैप्टर है कि वो टैक्स लायबिलिटी हमें कब पे करनी होती है गवर्नमेंट को। तो आई होप इट इज क्लियर। सर एक काम करते हैं, आज इसमें से पहला हेड शुरू करते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। हमने हेड्स ऑफ इनकम का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम पहला हेड शुरू करते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी शुरू करते हैं। तो बोलिए स्टार्ट करें इनकम फ्रॉम सैलरी। हां जी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, किसी भी चैप्टर को, किसी भी हेड को इनफैक्ट शुरू करने से पहले मैं उस हेड के कंटेक्स्ट में आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात, इनकम फ्रॉम सैलरी इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी करवाऊंगा तो पहला बात बताऊंगा कि इट्स अ सेकंड हेड ऑफ इनकम। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास टोटल 5 हेड्स है, इनको आपने सीक्वेंस में याद करना है, किसी हेड को उल्टा पुल्टा मत कर देना, क्योंकि जो हमारा एग्जाम पैटर्न ही नहीं, हमारा बेयर एक्ट है, उन्होंने सेट कर रखे हेड नंबर 1 सैलरी, हेड नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, हेड नंबर 3 पीजीबीपी, हेड नंबर 4 कैपिटल गेन, हेड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी के कंटेक्स्ट में 3 इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। नंबर 1 फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, नंबर 2 सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 डील विद दिस चैप्टर, नंबर 3 ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ये क्या चीज है सर? आपकी सैलरी इनकम टैक्सेबल कब होगी?
जब वो सैलरी बन जाएगी तब टैक्सेबल होगी या आपको मिल जाएगी तब टैक्सेबल होगी। हालांकि इसके बारे में एक सेक्शन है, सेक्शन 15, सेक्शन 15 इस चैप्टर में आएगा और वहां हम इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप समझ लो, एक बार लिख लो, देख लो यहां पर कि सैलरी को जो टैक्स करने का बेसिस है, इसे बेसिस कहते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज कहते हैं। इनफैक्ट जो चार्जेबिलिटी है, जो बेसिस ऑफ चार्ज है सैलरी चैप्टर का, वो है ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा, जब मैं सेक्शन 15 में जाऊंगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में ले लूंगा। इज इट क्लियर? तो हां, तो 3 हेड है हमारे पास, सॉरी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के कंटेक्स्ट में। नंबर 1, इट्स अ फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। नंबर 2, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 डील्स विद दिस चैप्टर। एंड नंबर 3, जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है इसका, सेक्शन 15, वो ये कहता है कि जो इनकम अंडर हेड सैलरी आएगी वो टैक्सेबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ओके, चलिए अब मैं ना आपको एक ओवरव्यू देता हूं। ओवरव्यू इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। हालांकि मैंने सैलरी चैप्टर भी शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाला हूं, पूरा क्या क्या आने वाला है। सर जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन नंबर 1 यानी कि सेक्शन 15, 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सेक्शन 15। इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बताएगा चार्जेबिलिटी सेक्शन। सेक्शन 15 जो है वो चार्जेबिलिटी सेक्शन है, या आप कह सकते हो बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जेबिलिटी, इसे चार्जेबिलिटी सेक्शन भी कहते हैं। सर ये सेक्शन ये बताएगा हाउ डू यू नो दैट एन इनकम फॉल्स अंडर द हेड सैलरी। आपको कैसे पता लगेगा कि एक इनकम अब सैलरी चैप्टर में आ गई। सैलरी इनकम टैक्सेबल कब होगी, ड्यू बेसिस पर होगी या पेड बेसिस पर होगी, ये सारी बातें सेक्शन 15 एक्सप्लेन करेगा। जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो हम इन सब बातों को डिटेल में डिस्कशन में लेंगे। उसके बाद एक सेक्शन आता है सेक्शन 16। सर सेक्शन 16 है रिलेटेड टू डिडक्शंस। सर मैं बता दूं, हमारे इनकम टैक्स में एक सिस्टम है कि अगर आप इनकम कमाते हो तो हम उस इनकम पे टैक्स लगाएंगे। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इनकम कमाते हैं तो आप हमारी इनकम पे टैक्स लगाओ। लॉ कहता है एक और बात, हम आपकी इनकम पर टैक्स तो करेंगे, पर पहले आपने उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे किए होंगे ना, वो खर्चे उस इनकम में से माइनस कर देंगे। फिर बची हुई यानी कि एक तरह से बोला जाए तो नेट इनकम को टैक्स करेंगे। चलो ये एक अच्छी बात है। हमारे यहां ग्रोस इनकम को टैक्स नहीं किया जाता, नेट इनकम को टैक्स किया जाता है। नेट मतलब जो इनकम आपको मिली या आपने कमाई और उसमें से माइनस किए जाएंगे उन खर्चों को जो आपने उस इनकम को कमाने के लिए किए। लेकिन लॉ साथ के साथ यह भी कहता है कि वो खर्चे जो माइनस होंगे ना, वो होंगे वही वाले जो हम बताएंगे। आप अपनी मर्जी से मत सोच लेना ये मैंने इस इनकम को कमाने के लिए किया है मैं तो माइनस कर दूंगा, ये मैंने इस इनकम को कमाने के लिए किया है मैं तो माइनस कर दूंगा। आप हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे कि वो खर्चा उस इनकम में से माइनस होगा या नहीं होगा। चलो ठीक है। इस टॉपिक के लिए कौन कौन से खर्चे इनकम में से माइनस हो सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स ने एक टॉपिक बना दिया सेक्शन के अंदर, सेक्शन 16 में डिडक्शन। यानी कि सैलरी इनकम टैक्सेबल है, लेकिन सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस कर देने के बाद, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, सैलरी इनकम टैक्सेबल है लेकिन सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस कर देने के बाद। और सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है। डिडक्शन सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है। पहली डिडक्शन है, हां जी मैं पहले पूरा दिखा दिया आपको। सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन है। पहली डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सेक्शन 16(1)(a) में गिवन है। अब इसकी एक लंबी कहानी है। सेक्शन 16(1)(a) की एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी सर क्या? सर असेसमेंट ईयर 0506, बड़ी पुरानी बात है सर। अगर मैं आज आपको असेसमेंट ईयर 2021 पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आज मैं आपको असेसमेंट ईयर 2021 पढ़ा रहा हूं, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो 15 साल पुरानी बात है। असेसमेंट ईयर 0506 में स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन असेसमेंट ईयर 0607 में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को विड्रॉ कर लिया गया, हटा दिया गया।
हटा दिया गया। और फिर असेसमेंट ईयर 1920 में इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को री इंट्रोड्यूस किया गया है। पिछले साल इस सेक्शन को री इंट्रोड्यूस किया गया 16(1)(a) के नाम से। हालांकि अर्लियर इस सेक्शन का नाम था 16(1). अब ये दोबारा लेके आए हैं तो 16(1)(a) के नाम से लेके आए। और मैं बता दूं असेसमेंट ईयर 2021 जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए है, वो इसी सेक्शन में अमेंडमेंट भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट भी है जो कि असेसमेंट ईयर 2021 में है, जो कि हम पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए प्लीज, यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की काफी अच्छी कहानी है। पूरी कहानी को हम डिस्कशन करेंगे लेकिन जब हम सेक्शन 16 में जाएंगे। उसके बाद दूसरी डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस। हालांकि कोई खास डिडक्शन नहीं है, ये बेसिकली गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलती है और मैक्सिमम 5,000 रुपए तक की मिलती है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, कब मिलती है, तब पढ़ेंगे। एक होती है प्रोफेशनल टैक्स, ये भी हम पढ़ लेंगे जब डिडक्शन का टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो सर मैं ये कह सकता हूं, ले दे के बात इतनी है कि आज अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है तो जो डिडक्शन माइनस करनी होती है ना, वो 3 ही है, वो 3 ही डिडक्शन है, उसके अलावा कोई नहीं है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरी प्रोफेशनल टैक्स। अब इनके अलावा अगर आपके मन में आता है कि मैंने तो ये वाला खर्चा भी सैलरी कमाने के लिए ही किया है, मुझे तो ये भी माइनस करने दो, तो लॉ आपको माइनस नहीं करने देगा। लॉ बोलेगा भले ही आपने वो खर्चा सैलरी को कमाने के लिए किया हो, हमने तो 3 ही खर्चों को माइनस करने की बात की है, या 3 ही डिडक्शन देने की माइनस की बात की है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स। बोलो भाई क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सर मैंने आपको बता दिया 3 सेक्शन है। सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जेबिलिटी का सेक्शन है। सेक्शन 16 डिडक्शन, जिसमें 3 डिडक्शन है। और फिर आता है सेक्शन 17। सर सेक्शन 17 के आगे 3 सब सेक्शन है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 मीनिंग ऑफ सैलरी। लो जी, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो सर पेपर में लिखा आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैलरी, तो वो मत लिखना जो आपका दिल कहता है। अब क्या होता है ना, कई बच्चों ने पढ़ाई तो की नहीं होती, अब पढ़ाई की नहीं है तो वो ही लिखेंगे जो उनके मन में आएगा, जो दिल कहेगा उनका। दिल में क्या 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 होता है पता ही आपको सबको। अब पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सैलरी। अब स्टूडेंट का लिखने का स्टाइल देखो, एक्सप्लेन सैलरी। मेरे पापा रोज सुबह उठकर जॉब पे जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वहां सारा दिन काम करते हैं, तब जाकर उनको महीने भर पैसे मिलते हैं, उन पैसों को कहते हैं सैलरी। पता नहीं क्या लिखेंगे, भगवान जाने उनके मन में क्या क्या आता है। ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे पूछो मत। और फिर बाहर आकर क्या बोलते हैं, 5 में से 3 नंबर तो दे ही देगा। हाँ देगा तेरे को 5 में से 3 पक्का। सर सैलरी, जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ जैसे जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स लॉज है, जब हम कोई लॉ पढ़ते हैं ना सर, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकते। जो लॉ में लिखा है उसी को हमें एलैबोरेट करना होता है, उसी को एक्सप्रेस करना होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, ये बात आपको सेक्शन 17(1) में मिलेगी। जब मैं आपको सेक्शन 17(1) पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा सैलरी का मतलब क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स। अब सैलरी के अंदर एक टर्म होती है परक्विजिट्स। अब आपने देखा हो किसी इंप्लॉय को तो घर भी मिला हुआ रहने के लिए, एम्प्लॉयर की तरफ से गाड़ी भी मिली हुई आने जाने के लिए, है ना, ऐसा सुना आपने। नौकर चाकर भी मिले हुए हैं, खाने पीने का भी। अच्छा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनियों के, या बड़ी कंपनी का कोई मैनेजर है, उनको मिलता है सब कुछ। तो परक्विजिट्स, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट्स। वो कितने टैक्सेबल होते हैं उस इंप्लॉय के लिए, ये हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। आपको प्रॉफिट दिए जा रहे हैं इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले में मिलने वाले प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये क्या होते हैं, कितने टैक्सेबल होते हैं, सारी बातें डिटेल में लेटर ऑन। मैं इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा था, मैं आपको यह बता दूं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ये बात आपको याद हो जाए। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। 15 जो है वो चार्जेबिलिटी का सेक्शन है, 16 जो है वो डिडक्शन का चैप्टर है, और डिडक्शन जो है वो 3 है। एक डिडक्शन हमारे पास है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरी प्रोफेशनल टैक्स। अगर मैं सेक्शन 17 की बात करूं तो वो भी 3 सब सेक्शन में बटा हुआ है, 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) जो है वो है मीनिंग ऑफ सैलरी, 17(2) जो है वो है मीनिंग ऑफ परक्विजिट, और 17(3) जो है वो है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चले,
चलो सर, तो चलो आ जाओ। देखो सर, अब मैं क्या करवाने वाला हूं सर, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट। भाई कुछ भी कहो, फाइनली तो हमें पेपर में सैलरी के क्वेश्चन निकालने हैं। हां सर, सही बात है। कितनी भी डीप थिंकिंग हो, कितनी भी लॉजिकल बातें कर लो, कितनी भी नॉलेज भरी बातें कर लो, आखिर में तो एग्जाम में नंबर चाहिए। हां, ये बात तो है ही है। सारी बातें अपनी तरफ और एग्जाम के नंबर एक तरफ। भाई कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होगा, एग्जाम के मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हां, सही बात है। तो सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। सर देखिए, इस तरीके से आप बनाएंगे। देखो मैंने ऊपर 3 बातें लिखी है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ऊपर 3 बातें लिखी है। ये मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये वाली बात रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी सिखाई थी। हम 3 बातें ऊपर लिखते हैं। एक, क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। क्वेश्चन बताएगा। आपने अक्सर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्या लास्ट में कुछ लिखा होता है, कैलकुलेट दिस? हां सर, लिखा होता है। अरे जब सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो लिखा होगा कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आप भी लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। वहां लिखा होगा कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी, तुम ज्यादा करो तो ऐसे लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। हां, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैलकुलेट ग्रोस सैलरी, तो आप भी लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी। व्हाट अ बिग टास्क, नथिंग। ऑफ मिस्टर एक्स, दूसरा पॉइंट होता है आप ये क्वेश्चन किसके लिए निकाल रहे हो। सर एम्प्लॉय की सैलरी होती है, एम्प्लॉय के लिए निकालेंगे, बिल्कुल सही। तो एम्प्लॉय का नाम लिखो, ऑफ मिस्टर एक्स, ही इज एन एम्प्लॉय। सर मैं आपको बता दूं छोटी सी बात और, होता क्या ना कि इस चैप्टर में ना एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी अपने पापा से, मम्मी से, दादा दादी से, नाना नानी से। वहां कहानी में 2 ही लोग थे, एक था राजा, एक थी रानी। सुना था वहां राजा रानी की कहानियां सुनी है। यहां आज आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कहानियां सुनोगे। सर मोटा मोटा 20 घंटे का चैप्टर है, मैं आपको बता दूं। अगले 20 घंटे आप मेरे साथ राजा रानी नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय खेलने वाले हो। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब इस पूरे चैप्टर में आपको क्या नजर आने वाला है, पूरे चैप्टर में देखो, जैसे वो था ना कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने अर्जुन को ऊपर से दिखाया, देख सब लड़ रहे हैं, तू लड़ाई के युद्ध में जाके मत देख, तू ऊपर से देख, दुनिया लड़ रही है और सबको लड़ाने वाला मिलाने वाला मैं ही हूं। आप इस चैप्टर के अंदर घुस जाओगे तो आपको तो लड़ाई लड़ाई दिखेगी, लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूं कि देख, ये कहानी सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की है। हर टॉपिक में, हर कंसेप्ट में एक ही बात चलेगी। जो आपको मैं आज दिखा रहा हूं वो आखिर तक दिखता रहेगा, और वो ये है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। वो अलाउंस के नाम से दे रहे हैं, वो परक्विजिट के नाम से दे रहे हैं, वो किसी मिसलिनियस और किसी नाम से दे रहा है, वो कोई भी नाम हो सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, सैलरी दे रहा है बेसिकली, और ये सैलरी आपको बतानी है एम्प्लॉय के लिए कितनी टैक्सेबल है। हमें इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है। सैलरी किसकी इनकम है सर, आप बताइए। सैलरी एम्प्लॉयर की इनकम है या एम्प्लॉय की? सर सैलरी तो एम्प्लॉय की इनकम है, एम्प्लॉयर तो दे रहा है, एम्प्लॉयर का तो खर्चा है बेचारे का। बिल्कुल सही, एम्प्लॉयर का तो खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय की इनकम है, एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, कमा तो वो रहा है ना, एम्प्लॉय कमा रहा है। तो सर उस एम्प्लॉय को वो सैलरी कितनी टैक्सेबल है, ये बात आपको निकालनी। ये सैलरी यहां से यहां आएगी, इसमें से कितना पोर्शन टैक्सेबल है, कितना नहीं है इस एम्प्लॉय के लिए, यही पूरे चैप्टर है सर, यही पूरा चैप्टर है। आप हर टॉपिक में देखेंगे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अलाउंस दिए, मैं बोलूंगा इस अलाउंस में से इतना टैक्सेबल है, इतना टैक्सेबल नहीं है, इतना टैक्सेबल है, इतना टैक्सेबल है, ये बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है, ये पूरा टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट दिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टीवी दिया, बीवी दिया, नहीं बीवी नहीं, टीवी दिया, एसी दिया। भाई जो भी क्वेश्चन में हम देखेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या क्या दे रहे हैं, और हमें ढूंढना होगा इसमें से कितना पोर्शन टैक्सेबल है, और वो कितना टैक्सेबल है कितना नहीं है, यही तो हमें पढ़ना है, यही तो हमें पढ़ना है। लॉ में यही तो बताया, बस कितना टैक्सेबल है कितना नहीं है। तो सर ये चैप्टर बेसिकली हम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए। मेरी बात समझ आ रही है सर? मैं चाहता हूं हम हर बात को डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि जितना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तीसरा पॉइंट है फॉर असेसमेंट ईयर 2021।
सर असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब है जो आप इनकम कैलकुलेट करते हैं वो इस असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। बात खत्म। ओके, हाँ जी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं यहां पे लिख के। तो सर टेल मी प्लीज, आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या निकालना है, किसके लिए निकालना है और कौन से असेसमेंट के लिए निकालना है? 3 बातें क्लियर होगी? बोलो बोलो, दीज 3 थिंग्स आर क्लियर नॉट क्लियर? आगे चलूं, फॉर्मेट पूरा करवाऊं? तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मेट को पूरा करते हैं। तो अब इसको फिल कर देते हैं। सबसे पहले आप लिखो पर्टिकुलर्स, यहां पर डिटेल्स और यहां पर अमाउंट इन रुपीज, राइट? तो डिटेल मतलब डिटेल में क्या है आपको देखेंगे अभी। अब लाइक सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी। तो ये ना एक शीट है, ये एक तरह की हम शीट बना रहे हैं जिसमें हम इंप्लॉय को क्या क्या मिला वो लिख रहे हैं और उनमें से कितना टैक्सेबल है वो लिख रहे हैं। डिटेल कॉलम में हम लिखेंगे क्या क्या मिला और जो हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, फाइनल कॉलम में लिखेंगे, वो लिखेंगे टैक्सेबल कितने, तो उसमें से टैक्सेबल कितने। जैसे बेसिक सैलरी, सर बेसिक सैलरी जो होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। एम्प्लॉय को जितनी भी बेसिक सैलरी मिलती है वो पूरी टैक्सेबल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां लिखूं एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपए महीना है, तो डिटेल कॉलम में हम लिखेंगे 10,000 रुपए महीना 12 महीने, क्योंकि हम जो इनकम टैक्स निकालते हैं वो पूरे साल का निकालते हैं, तो हम उसकी सैलरी भी पूरे साल की लेंगे। तो 10,000 रुपए महीना इंटू 12 महीने आ गया 1,20,000। तो यहां पर जो हमारा आउटर कॉलम है यहां पे हम लिख देंगे 1,20,000। आई होप इट इज क्लियर। तो डिटेल कॉलम में कुछ इस तरीके से हम फिल करेंगे। हाँ, जो आउटर कॉलम है ये 1,20,000 जो है इसका मतलब है ये टैक्सेबल सैलरी है, 1,20,000 रुपए टैक्सेबल है। ओके, अब मैं इसको पूरा फिल करवाता हूं आपको कैसे बनेगा ये। तो ये एक तरह से हमारा मेथड ऑफ कंप्यूटेशन है, ये एक तरह से हमारा फॉर्मेट है कि सैलरी की इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बेसिक सैलरी। अब इसमें हम हर वो चीजें लिखेंगे जो एम्प्लॉयर इंप्लॉय को देगा। जैसे नंबर 2 पे हम लिखेंगे अलाउंसेस, ऐड करते जाएंगे अलाउंसेस। ये जो डिटेल कॉलम में लिखा है ये है कितने मिले, अलाउंसेस कितने रिसीव हुए, इसमें से हम माइनस करेंगे वो पोर्शन जो टैक्सेबल नहीं है यानी कि एग्जेम्प्ट है, और फिर जो बैलेंस बचेगा दैट विल बिकम इन आउटर कॉलम टैक्सेबल। हां जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं कि अलाउंसेस आपको मिले इतने, उसमें से एग्जेम्प्ट इतने हैं और बैलेंस टैक्सेबल हम यहां लिख देंगे। सर मतलब क्या बना? मतलब यह बना कि अब हमें पढ़ना क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने अलाउंसेस दिए ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। यह बात हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने अलाउंस दिए, वो कितने भी अलाउंस दे सकता है। हमें पढ़ना यह है कि उन दिए गए अलाउंसेस में से कितने अलाउंसेस टैक्सेबल है या कितने अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे एग्जेम्प्ट की, एग्जेम्प्ट आंसर आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा टैक्सेबल। तीसरा पॉइंट परक्विजिट्स। परक्विजिट्स ना एग्जेम्प्ट नहीं होते, वो सीधा टैक्सेबल होते हैं, तो वो जितने टैक्सेबल हम लिख देंगे सामने। या कोई मिसलिनियस बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए, कोई और बेनिफिट भी दिए हैं तो वो भी लिख देंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट दिए लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब दिए, ये हम पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें से कितने एग्जेम्प्ट है वो माइनस करेंगे एंड बैलेंस विल बिकम टैक्सेबल। और ये जो आउटर कॉलम में बनते जा रहा है ना, इकट्ठा होता जा रहा है, आउटर कॉलम जो इकट्ठा होते जा रहा है, इन सब का टोटल करेंगे सर और इसे कहेंगे ग्रोस सैलरी। सर मैंने बता दिया आपको हाउ टू कैलकुलेट ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी दिया उसमें से जो जो टैक्सेबल पोर्शन है उसके टोटल को कहते हैं ग्रोस सैलरी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी दिया उसमें से जितना पोर्शन टैक्सेबल वाला ना, दैट इज कॉल्ड ग्रोस सैलरी। अलाउंसेस कितने टैक्सेबल है वो हमें आउटर कॉलम में लिखने हैं। परक्विजिट्स कितने टैक्सेबल है वो हमें आउटर कॉलम में लिखने हैं। मिसलिनियस बेनिफिट कितने टैक्सेबल है वो आउटर कॉलम में लिखना है। और हमें बेसिकली यही पढ़ना है, आगे हमें यही सीखना है कि कितना कितना पोर्शन टैक्सेबल है। फिर यहां से हम माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी टैक्सेबल है लेकिन डिडक्शन देने के बाद, तो डिडक्शन माइनस करेंगे। आप जानते हैं 3 डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस और तीसरी प्रोफेशनल टैक्स। इन तीनों डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। और यही हमारा टारगेट है इस चैप्टर के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट करना। प्लीज टेल मी
यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सैलरी का यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं बोलूंगा इस फॉर्मेट का नाम मैं दूंगा हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हम सीखेंगे यहां पर। बोलिए प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सैलरी चैप्टर को ना शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा यहां पे। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में मेरा पहला कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, आप भी लिख लो एक बार, फिर बात करते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सर इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि ये किसी भी सेक्शन के अंडर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। सर मैं जनरली मेरे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं कि सैलरी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? तो बड़े सारे आंसर होते हैं सर, बड़े सारे डिफरेंट आंसर होते हैं कि सैलरी का मतलब ये है, सैलरी का मतलब वो है। सर अगर कोई मुझसे पूछता है सैलरी इस चैप्टर के पर्पस के लिए क्या है, तो मैं बोलता हूं सैलरी का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी देगा ना वो सैलरी है। प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी देगा ना वो सैलरी है। अगर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी देगा वो सैलरी है। सर मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखिए चलो मैं कुछ बोलता हूं, आप उसको सुनो ध्यान से। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो सुन भी सकते हो। एन इनकम कैन बी टैक्सेबल, कोई भी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल हो सकती है। एन इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी। एन इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली एंड ओनली if there is an employer employee relationship between the payer and the payee। लोग कहते हैं अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है बिटवीन द पेयर एंड द पेई, तो मैं बोलूंगा जो भी इनकम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा ना, जो भी इनकम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा या पेयर पेई को देगा, वो इनकम सैलरी मानी जाएगी या सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल होगी। मैं दोबारा बोलता हूं, एन इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी या अंडर द चैप्टर सैलरी, एक ही बात है। एन इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पे। सर एक बंदा पे करने वाला है, उसे पेयर कहते हैं। एक बंदे को मिलती है या उसको दी जाती है, उसे पेई कहते हैं। लोग कहते हैं अगर ये पेयर एम्प्लॉयर है और अगर ये पेई एम्प्लॉय है, सुनिए मेरी बात, लोग कहते हैं अगर ये देने वाला एम्प्लॉयर है, लेने वाला एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देगा ना वो सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। सर जो भी देगा मतलब क्या है? सर मैं जो भी देगा से मतलब है अब अगर ये डिसाइड हो गया कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, तो अब तो अगर एम्प्लॉयर उसे गिफ्ट भी देगा ना, गिफ्ट भी देगा, तो वो गिफ्ट भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी चैप्टर में ही टैक्सेबल होंगे। सैलरी चैप्टर में ही टैक्सेबल। मेरी बात समझो सर, एक बार ये डिसाइड हो जाए कि पेयर और पेई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है, पेयर पेई को जो भी देता है, चाहे वो किसी भी नाम से दे, चाहे वो उसे अलाउंसेस के नाम से दे, चाहे वो उसे परक्विजिट के नाम से दे, चाहे वो उसे पेंशन के नाम से दे, चाहे वो उसे गिफ्ट के नाम से दे, चाहे वो उसे किसी भी नाम से दे, वो टैक्सेबल होगा सर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। चलो मान ली बात सर, अगर दो लोगों में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, देन वट एवर गिवन बाय द एम्प्लॉयर, ध्यान सुनिए, देन वट एवर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ओनली। और किसी चैप्टर में नहीं आएगा, चाहे वो उसे एकेडमिक वर्क के लिए दे, चाहे वो नॉन एकेडमिक वर्क के लिए दे, चाहे वो गिफ्ट के रूप में दे, चाहे वो कुछ भी दे, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएगा और किसी चैप्टर में नहीं आएगा। ओके सर, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मैं कहता हूं आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं? हां सर, हमारे फादर हमें पॉकेट मनी देते हैं। तो देने वाला कौन है? फादर। लेने वाला कौन है? सन या डॉटर। फादर और डॉटर, फादर पॉकेट मनी देते हैं, डॉटर फादर पॉकेट मनी लेती है। मैं क्वेश्चन पूछूं, इज देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप?
क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? और वो जो पॉकेट मनी आपको मिलती है क्या वो सैलरी चैप्टर में आएगी? सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, नहीं सर नहीं आएगी। क्यों? सर वो तो फादर है। तो क्या हुआ? देने वाला बंदा है, आप लेने वाले बंदे हो, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो सकता है। सर नहीं है सर, वो तो फादर है। फादर तो क्या हुआ, वो पॉकेट मनी देना बंद कर दें, आप देखो कैसे उन्हें कहना मानना बंद कर दोगे। आप तभी तो कहना मान रहे हो क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो तो गया? नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ। सर कुछ भी कह लो, हम मानेंगे तो नहीं ये बात ना सर, फादर हमें दे रहे हैं, ले वो थोड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अच्छा और सुनो, मैं बोलता हूं कि कोई भी बंदा, एक बंदा देने वाला है एक लेने वाला है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है, अपने को ये डिसाइड करना है, राइट? मैं ये डिस्कशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। ये डिस्कशन हो जाएगी हमारी, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। सर इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन होते हैं? हु इज एन एम्प्लॉयर एंड हु इज एम्प्लॉय? हाउ टू डिसाइड कि देने वाला एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में दे रहा है और लेने वाला एम्प्लॉय की कैपेसिटी में ले रहा है? दैट इज क्वेश्चन। आओ दिखाता हूं आपको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सर आप इस एनिमेटेड पिक्चर को देखो, आप देखो देखो देखो, आप देख रहे हो एक आदमी गुस्से में ऐसे ऐसे करे जा रहा है, एक आदमी बेचारा ऐसे डरा हुआ ऐसे ऐसे करे जा रहा है। क्या लगता है सर? पिक्चर देख के बताओ, हु इज एन एम्प्लॉयर? पिक्चर देख, एक आदमी कोट पैंट पे खड़ा है वो एम्प्लॉयर है, या एक आदमी सिंपल कपड़ों में खड़ा है वो एम्प्लॉयर है? सर आप पिक्चर देख के समझने की कोशिश करो, मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे पता लगता है एक दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। कोट वाला एम्प्लॉयर है या नॉर्मल वाला एम्प्लॉयर है? बताइए सर, बताइए। लग रहा है पता? हाँ, वो एक आदमी जो ऐसे भाव भाव कर रहा है मेरा मतलब भौंक रहा है, यही मुझे लगता है एम्प्लॉयर है। और वो शरीफ सा आदमी जो जरा ऐसे ऐसे कर रहा है वो मुझे लग रहा है एम्प्लॉय, है ना? यस सर, बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है। अब मैं डिस्कस करता हूं हमें कैसे पता लगेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सर सबसे पहले पेयर जो है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, पेई जो है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड कि एक बंदा एम्प्लॉयर है? तो सर लोग कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब है उन दोनों में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर शुड बी द मास्टर एंड एम्प्लॉय शुड बी द सर्वेंट। सर मतलब सर मास्टर कौन होता है? सर मास्टर वो होता है व्हाट टू डू, क्या करना है ये कौन डिसाइड करेगा? व्हेन टू डू ये कौन डिसाइड करेगा? हाउ टू डू ये कौन डिसाइड करेगा? इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द मास्टर। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द मास्टर। एंड सर्वेंट कौन होता है सर? सर्वेंट इज द वन हु ओनली बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर। सर्वेंट वो है जिसे अपने एम्प्लॉयर की सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जो वो कहे वो करना है, एक्सेप्ट माइनर चेंजेस। छोटी मोटी चेंजेस वो कर लेता है, छोटी मोटी वो अपनी भी चला लेता है, इट्स ओके, चलता है। अगर ऐसा दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है तो हम कह सकते हैं देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर ऐसा दो लोगों में रिलेशनशिप है तो हम कह सकते हैं। सर क्रक्स क्या निकला? कैसे पता लगेगा कि दो लोगों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? सर आंसर है इफ देयर इज ए ड्यू कंट्रोल एंड सुपरविजन। अगर एक एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के ऊपर, अगर एक बंदे का दूसरे बंदे के ऊपर ड्यू कंट्रोल एंड सुपरविजन है तो हम बोलेंगे इट्स अ सफिशिएंट ग्राउंड to say that the relationship between them is employer and employee relationship. चलिए सर मैं आपको कुछ एग्जांपल लूंगा, प्लीज बड़े ध्यान सुनना। मैं आपको दो एग्जांपल लूंगा, आप मेरी दो एग्जांपल को ध्यान सुनना और बताना आपको क्लैरिटी आई नहीं आई, ठीक है? सर 15 साल पहले मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट करी। 15 साल पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया सर, और मेरी पहली क्लास थी और मुझे बताया गया 3-4 बच्चे वहां पे होंगे, उनको पढ़ाना है। सर मैं रात को बैठ के ना पहले नोट्स बनाए। अब वो रात को नोट्स कैसे बनाए? मैंने पेपर पे लिखा कि मुझे कल क्या पढ़ाना है। सुबह सुबह मैं उठा, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं ना, ये जो टाइप करते हैं, उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब ये 4 पेज है, ये मुझे ना टाइप करवाने हैं। उन्होंने बोला हो जाएंगे। मैं कितने पैसे लोगे? बोले सर पर पेज टाइपिंग के हम 10 रुपए लेंगे, यानी कि 4 पेज के आपसे 40 रुपए लेंगे। मैं कहा फिर मुझे ना इनके 3 सेट फोटोकॉपी भी करवाने हैं। बोले वो भी हो जाएंगे, 1 पेज का 1 रुपया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आप ये कर दो, कितने देर में मिल जाएंगे? बोले 1 घंटे में आए ना, दे देंगे, 2 घंटे में आ जाना, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। मेरी क्लास इवनिंग में थी, ऐसा मान लो टाइम मेरे पास था। सर मैं वो नोट्स उनको दे दिए और घर आ गया। 2-3 घंटे बाद मैं गया,
मैंने कहा भाई साहब वो मैंने आपको एक काम बोला था, 4 पेज टाइप करने हैं और उनके फोटोकॉपी निकालनी है और सेट बनाने हैं, कर दिया आपने? बोले हाँ जी कर दिया, ये इतने पैसे हैं। मैंने उनको पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे वो मेरे नोट्स दे दिए। सर मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, इज देयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप? क्या मैं कह सकता हूं कि वो कंप्यूटर टाइपिस्ट जिसने मेरे पेज टाइप किए हैं वो मेरा एम्प्लॉय है? मैंने जो उसे 40 रुपए 50 रुपए दिए हैं, 60 रुपए दिए हैं, वो मैंने एज ए एम्प्लॉयर दिए हैं और उसने एम्प्लॉय लिए हैं। मैं एम्प्लॉयर हूं, वो एम्प्लॉय है, ऐसा कह सकते हैं? सर जवाब है नहीं। ये बात आप भी जानते हैं। ये आपको भी लगता है कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है? यस, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कंट्रोल और सुपरविजन बाय मी ओवर हिम। मेरा कोई कंट्रोल एंड सुपरविजन नहीं है उसके ऊपर। मैं गया, उसने मुझे बोला आधा घंटा वेट करिए, अभी मिल जाएंगे, टाइम लगेगा, मैं बैठ गया आराम से, उसने मुझे बना के दे दिया। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करूंगा और आप एग्जाम्पल चेंज करने की बात बताना। सर फिर थोड़े टाइम में स्टूडेंट बढ़ने लग गए, मुझे बुक्स की नीड पड़ने लग गई। मैं उसी टाइपिस्ट के पास गया, मैंने कहा देख भाई मैंने मेरा ऑफिस खोला है। बोला ठीक है सर। मैं कहा तू अपना ये जो टाइप करता है, जो टाइप राइटर है, ये लेके आ जाए मेरे ऑफिस में, कंप्यूटर वहां पर लगा लेते हैं और तू सारे काम वहां क्या कर और मैं तुझे पैसे दूंगा। बोला देखो सर मैं आपके यहां काम तो कर लूंगा, लेकिन पैसे मैं ऐसे ही लूंगा, 1 पेज के 10 रुपए, मैं आपको बता दूं। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या? मैंने कहा सबसे पहले मेरा काम होगा, तू बाहर का काम पकड़ना चाहे पकड़ ले, लेकिन जब मैं बोलूं पहले मेरा कर तो तुझे मेरा ही काम करना पड़ेगा, सारे काम छोड़कर। बोला कोई इश्यू नहीं सर, मैं आपके पास सुबह से शाम तक बैठूंगा, सारे काम आपके करूंगा, जो आप बोलते रहोगे मैं करता रहूंगा, और कोई काम भी आएगा तो मैं उसे रोक दूंगा, पहले आप ही काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है, पैसे तेरे को ऐसे दूंगा जैसे आप दे रहा हूं। सर प्लीज टेल मी, अब देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और नॉट? यस, अब नाउ वी कैन से देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बिकॉज अब वो जो सैलरी लेगा, अब वो जो पैसे लेगा, हालांकि पैसे वैसे ही बन रहे हैं उसके जैसे पहले बनते थे, पर पेज ही ले रहे हैं। सैलरी का मतलब ये नहीं है कि फिक्स पर मंथ होनी चाहिए, सैलरी का मतलब ये नहीं है कि महीने के बाद मिलने वाला अमाउंट होना चाहिए, सैलरी का मतलब है एम्प्लॉयर से मिलने वाला अमाउंट होना चाहिए। प्लीज माइंड इट बड़े ध्यान से। मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है सैलरी वो जो पर मंथ मिलती है, सैलरी वो जो महीने के बाद मिलती है, सैलरी वो जो ब्लू व्हाइट कॉलर जॉब को मिलती है, जो अच्छे पैंट शर्ट पहन के जाते हैं महीने की, सैलरी वो जो स्किल के बदले में मिलती है, सैलरी वो जो रेम्यूनरेशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी वो जो एम्प्लॉयर से मिलती है। सही जवाब है सैलरी वो जो एम्प्लॉयर से मिलती है। एम्प्लॉयर कौन है ये डिसाइड करना है, एम्प्लॉयर कौन है ये डिसाइड करना है। बिल्कुल सर, सैलरी वो जो एम्प्लॉयर से मिलती है, और एम्प्लॉयर कौन है ये अपने को डिसाइड करना है। और एम्प्लॉयर कौन है? कौन है एम्प्लॉयर? बोलो सर। एम्प्लॉयर वो है जिसका कंट्रोल एंड सुपरविजन है, जिसका कंट्रोल एंड सुपरविजन है उसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, एम्प्लॉय सिर्फ उसकी इंस्ट्रक्शन को मानेगा, बात खत्म। तो देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? बोलो। अच्छा, तो दूसरे केस में एम्प्लॉय हो गया वो। अब एक एग्जांपल और लू। चलो अब आप बताना। सर मुझे ना एक शर्ट स्टिच करवानी है। अच्छा, मैं ना कपड़े जो है वो स्टिच करवा के पहनता हूं, रेडीमेड मैं नहीं पहनता। ऐसा एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल मान लेना। मेरे पास एक शर्ट का कपड़ा है, मैं एक टेलर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब इसकी शर्ट बनवानी है, कितने पैसे लोगे? सर टेलर ने बोला जी एक शर्ट बनाने के हम 600 रुपए लेंगे। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, शर्ट बढ़िया वाली बना देना, 600 रुपए वाली कोई दिक्कत नहीं है। कब देगा? बोला जी ये मैं आपको 3 दिन बाद दूंगा। मैं कहा ना ना ना, मेरे को 2 दिन बाद चाहिए यार, शादी है। बोला कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे दूंगा, आप आ जाना ले जाना। सर बात डन हो गई। 2 दिन बाद गया, मैंने 600 रुपए दिए, उसने मुझे शर्ट दे दी। क्या वो एम्प्लॉय है मेरा? क्या जो पैसे मैंने दिए उसे एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप दिए? बोलिए प्लीज। सर नहीं है वो मेरा एम्प्लॉय, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल चेंज करूं? आप बताओगे? अगर आपने सच में बता दिया तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सर मैं रेमंड के शोरूम पे गया, मैंने वहां से एक शर्ट का कपड़ा खरीदा। वो बोले सर हम आपको शर्ट भी बनवा देंगे। मैंने कहा बनवा दोगे? बोले हाँ। मैं पैसे? बोले सर 600 रुपए पर शर्ट। मैंने कहा ठीक है बनवा दो। उन्होंने बोला रामू इधर आओ। वो रामू उनके यहां टेलर होगा, जो रेमंड वाले हैं उनका कोई टेलर होगा रामू। वो रामू भागा भगाया, बोले साहब का मेजरमेंट लो और देखो इनको शर्ट बना के देनी है। रामू ने फटाफट मेरा मेजरमेंट लिया और फाइनल डिसाइड किया कि ठीक है जब ये शर्ट बन जाएगी। अब रामू वो शर्ट लेके चला गया कपड़ा।
सर मेरा प्रश्न यह है, क्या रामू और रेमंड विटाले टेलर जो है, उन दोनों के बीच में, रेमंड शोरूम और रामू के बीच में जो उनका टेलर है, देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप और नॉट? प्लीज टेल मी। यस, रामू और रेमंड टेलर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, बिकॉज रेमंड वालों का रामू के ऊपर क्या है? कंट्रोल एंड सुपरविजन है। वो पहले वही शर्ट बनाएगा जो उसे बोली जाएगी, चाहे वहां पर रोज की 50 शर्टें बनने आती होंगी, लेकिन पहले कौन सी बनेगी, कब क्या करना है, कैसे बनानी है, ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है? ये सारे डिसीजन रेमंड शोरूम ले रहा है। तो देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी, आप लोगों को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं फिर एक बात बोलूंगा, प्लीज मेरी बात याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सैलरी क्या है? मैं बोलूंगा एम्प्लॉयर से मिलने वाला अमाउंट सैलरी है। सर ये बात तो आपने रटवा दी। मैं कहता हूं एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया, वो सैलरी है। एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया, वो भी सैलरी चैप्टर में आएगा। एम्प्लॉयर ने अलाउंस दिया, सैलरी चैप्टर में आएगा। सर बात कुछ ऐसे लगने लगी है, एम्प्लॉयर ने मौत भी दी ना, तो वो मौत भी किस चैप्टर में आएगी? सैलरी चैप्टर में आएगी। ये समझ लो आप। जस्ट किडिंग, समझाने के लिए। सो आई होप इट इज क्लियर। अब सर हुआ गया, अभी ना बड़ी पुरानी बात है, एक टाइम था जो पीजे चले थे। पीजे मतलब पुअर जोक्स। ऐसे ना जबरदस्ती राइम लोग जबरदस्ती बना देते हैं, बनती है नहीं अच्छी, फिर भी जबरदस्ती बना देते हैं। वो अनु मलिक भी माहिर है इस काम में ना। तो ऐसे पुअर जोक्स चले थे। तो एक टाइम था, मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने मुझे घर जाने के बाद मैसेज किया। उसने बोला, सर मैं आज कॉन्सेप्ट सीख गया हूं और उस पर मैं आपको एक राइम पेश करता हूं। मैंने कहा हाँ, 2 लाइनें पेश करता हूं। मैंने कहा बोलो। बोला, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, चाय। आई वुड लाइक टू टेक टी वाइल स्टैंडिंग इन द गैलरी। I would like to take tea while standing in the gallery. Whatever received by employee from the employer is to be taxable under the head salary. मैंने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है। बात बिल्कुल सही है सर, बात बिल्कुल सही है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से वट एवर रिसीव, कुछ भी रिसीव करे, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। यस सर। तो सर प्लीज टेल मी, आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हालांकि यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है, एवरी इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लिए तो सैलरी चैप्टर में आएगी, राइट। नेक्स्ट देखो सर, ये पिक्चर देखो सर, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, पिक्चर मत देखो, फोटो में देखते रहोगे। हैं क्या लिखा है? इवन गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इवन अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिले ना, तो वो गिफ्ट भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ही आएंगे। सर देखो, अब मेरे पास ना 3 केस लॉज है। मेरी बात 3 केस लॉ नहीं बोलूंगा, 3 एग्जांपल्स है। आप मेरी बात सुनो, मैं 3 एग्जांपल दूंगा। ये 3 एग्जांपल हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन 3 एग्जांपल के बाद हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। फिर हम अपना अगला लेक्चर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में ये 3 एग्जांपल ही मेरी पेंडिंग है। मैं इन 3 एग्जाम्पल में यह डिस्कस करूंगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं है। हालांकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें हमसे यह पूछा जाए कि बताओ ये 2 लोग आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है या नहीं है, पर ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको आप सुन लो प्लीज। सर मिस्टर पी एक प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज है, दूसरी तरफ मिस्टर एल एक लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज है। मिस्टर पी जो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज है, वो लेक्चरर को सैलरी देते हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है, ये सैलरी किस चैप्टर में आएगी? बताइए प्लीज, लेक्चरर को मिलने वाली सैलरी किस चैप्टर में आती है? सैलरी में आएगी या नहीं आएगी? सर जवाब है बिल्कुल सर। लेक्चरर जो होता है वो प्रिंसिपल के अंडर होता है, प्रिंसिपल का पूरा कंट्रोल एंड सुपरविजन होता है, इसलिए लेक्चरर को जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी चैप्टर में आएगी। तो हमने मान लिया कि लेक्चरर एक एम्प्लॉई है और प्रिंसिपल एक एम्प्लॉयर है। अब सर एक दिन क्या हुआ, प्रिंसिपल लेक्चरर के पास गया, बोला यार तू पढ़ाता है, तेरे को सैलरी मिलती है, वो सब ठीक है, तू एक काम और करेगा। लेक्चरर ने बोला जी बताओ क्या काम है। बोले तेरे को पता है अपना कॉलेज है, इस कॉलेज का एक हॉस्टल भी है। बोला हाँ। बोले उस हॉस्टल का तुझे वार्डन बनना है। समझते हो वार्डन? सर मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूं, और मेरे हॉस्टल का भी जो वार्डन था ना, वो हमारे कॉलेज का ही टीचर था, साइंस के टीचर थे हालांकि वो, लेकिन वो हमारे कॉलेज के वार्डन थे। तो
ऐसा होता है, हॉस्टल के जो कॉलेज के हॉस्टल होते हैं उनके वार्डन जनरली उनके टीचर होते हैं, जो आसपास में रहते हैं ना वही बन जाते हैं। शाम को 2 चक्कर मार के देखना होता है बच्चा सही है नहीं है, कोई शरारतें तो नहीं कर रहे, ये वो, बस और कुछ खास नहीं होता। लेक्चरर ने कहा जी मैं वार्डन तो बन जाऊंगा लेकिन मैं इसके पैसे अलग से लूंगा। प्रिंसिपल ने कहा नो इश्यू, तुम इस कॉलेज के आज से अपॉइंट होते हो एज ए वार्डन और इस नाम के हम तुम्हें वार्डनशिप के नाम के 5,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा देंगे। सर मेरा प्रश्न सिर्फ यह है, जो अब उस लेक्चरर को वार्डनशिप करने के 5,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्या यह भी सैलरी में आएगा? बोलिए प्लीज, क्या यह भी सैलरी में आएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जवाब है हां। रीजन सर मैं कह चुका हूं, वट एवर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एक बार प्रिंसिपल और लेक्चरर में यह फाइनल हो गया कि वो दोनों आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले, चाहे वो वार्डनशिप के नाम का मिले, चाहे वो पढ़ाने के नाम का मिले, चाहे वो डांस करके दिखाने के नाम का मिले, वट एवर, अब एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा वो इसी चैप्टर में आएगा। यस सर, तो वार्डनशिप अलाउंस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अगला क्वेश्चन इसी में, सर ये जो लेक्चरर है ना कॉलेज का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है, उस कॉलेज का लेक्चरर है। ऐसे मान लो एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का इस लेक्चरर को फोन आया यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बोला सर आप इस कॉलेज के लेक्चरर हैं, क्या आप हमारे लिए एक बीकॉम का क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं? मतलब अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एल को अपॉइंट कर रही है फॉर सेटिंग अप ए क्वेश्चन पेपर फॉर बीकॉम। ये पेपर हो चुके हैं, एल को पूछा जा रहा है क्या आप हमारे पेपर चेक कर सकते हैं, जो भी है। लेक्चरर ने कहा जी बिल्कुल, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर जरूर सेटअप करूंगा, पर क्या आप मुझे उसके पैसे दोगे? उन्होंने बोला अगर आप हमारे लिए एक सेटिंग अप क्वेश्चन पेपर करते हैं तो हम आपके इसके 7,000 रुपीज देंगे एक पेपर को सेट करने के। लेक्चरर ने बोला डन, मैं आपको एक पेपर बना के दे दूंगा, आप मुझे 7,000 रुपए दे देना। सर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी उस लेक्चरर को पैसे दे रही है, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह पैसा इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा? प्लीज टेल मी, दिल्ली यूनिवर्सिटी उस लेक्चरर को पैसे दे रही है, क्या यह पैसा इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा? बोलो बोलो, फंस गए? अच्छा सर पता कई लोग पता क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं आएगा नहीं आएगा मैं बता दूंगा। कई लोग कहते हैं सर आएगा। मैंने कैसे? कह रहे सर देखिए प्रिंसिपल जो है, जो लेक्चरर है उसका एम्प्लॉयर प्रिंसिपल है। मैंने कहा बोले प्रिंसिपल जो है वो डीयू के अंडर है। मैंने कहा अच्छा, तो बोले लेक्चरर का एम्प्लॉयर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एम्प्लॉयर डीयू, तो एक तरह से देखा जाए तो डीयू जो है वो लेक्चरर का भी एम्प्लॉयर हो गया, तो फिर देखा जाए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आना चाहिए। मैंने कहा यार तेरा बचपन में ना मैथ बड़ा स्ट्रांग था, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड देन ए इज इक्वल टू सी, ऐसा ही कुछ कर दिया तूने तो। बोला सर मतलब? मैं क्या मतलब की हद तो तब हुई जब एक क्लास में एक बच्चा मुझे खड़ा होकर बोलता है सर आई लव यू। मैंने कहा मतलब? बोला सर आई लव यू, यू लव योर डॉटर एंड देयरफॉर आई लव योर डॉटर। मैं भाई ये कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है, ये थोड़ी ना होता है यहां पे पढ़ाई के अंदर, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बिल्कुल सर, यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है कि जो डीयू लेक्चरर को पैसे दे रही है क्योंकि लेक्चरर प्रिंसिपल का एम्प्लॉय है, प्रिंसिपल डीयू का एम्प्लॉय है, तो डीयू का ही लेक्चरर एम्प्लॉय हो गया। ऐसा नहीं होता। लेक्चरर जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल का एम्प्लॉय है, डीयू का एम्प्लॉय नहीं है। इसलिए लेक्चरर को जो डीयू से क्वेश्चन पेपर सेट करने के या क्वेश्चन पेपर चेक करने के व्हाटएवर जो पैसे मिलेंगे, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स and not under the head income from salary. Please tell me the example number 1 is clear or not clear? बोलो फटाफट yes। दूसरी एग्जांपल सुनो, दूसरी एग्जांपल बहुत छोटी सी है, बड़ी मजेदार है। सर एमपी एमएलए सुने आपने? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी एमएलए क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नमेंट इनको सैलरी देती है, सैलरी के नाम से देती है। गवर्नमेंट एमपी एमएलए को सैलरी देती है। मेरा क्वेश्चन है ये सैलरी किस चैप्टर में आएगी? सर जवाब है डिसाइडेड केस है, हमारा कोई झगड़ा नहीं आपस में, जो आंसर बता रहा हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी सैलरी चैप्टर में नहीं आती। रीजन सुनो, रीजन ये है एक बार आपको क्या लगता है एमपी एमएलए गवर्नमेंट चुनती है पब्लिक? सर वो तो पब्लिक चुनती है, पहली बात तो यही हो गया। एमपी एमएलए आर सर्वेंट बट नॉट द
नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। तो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा तो सैलरी क्यों? दूसरी बात, वंस दे बिकम एमपी एमएलए, दे डोंट थिंक दैट दे आर द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनफैक्ट दे थिंक गवर्नमेंट इज देयर सर्वेंट। भाई एमपी एमएलए बन गया, अब उन्हें कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, सीधी सी बात है। तो भाई एमपी एमएलए को मिलने वाली सैलरी नहीं है, अदर सोर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल एंड सुपरविजन नहीं होता। तीसरी और लास्ट एग्जांपल, बड़ी बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करना और बताना। सर 3 पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, नाम सुना आपने सर? सर 12th क्लास में वो पार्टनरशिप वाला चैप्टर पढ़ा हमने, उसमें ज्यादातर एबीसी पार्टनरशिप फर्म थी, याद होगा। पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, खैर मेरी भी सुनो आप। एक एबीसी पार्टनरशिप फर्म है, उसके 3 पार्टनर है। बताओ एबीसी पार्टनरशिप फर्म कितने पार्टनर? 3। एक ए, दूसरा बोलो बी एंड सी। बी एंड सी बोला करो हमेशा, ऐसे मत बोलना एक ए और एक बी सी, और थोड़ा गंदा लगता है ना बोलने में। तो एक ए, एक बी एंड एक सी। सर ये जो बी और सी है ना, ये दोनों स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर समझते ना, पैसा लगाते हैं और सो जाते हैं, ये स्लीपिंग पार्टनर है। इनको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए बस, ये काम धाम नहीं करते। लेकिन ए जो है ना, ये वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग समझते हो? हालांकि उसकी फर्म है, वो भी पार्टनर है, लेकिन वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बैठा रहता है, पूरा ध्यान रखता है फर्म का, सारा काम धाम यही संभाल रहा है। ए कहता है पैसा हम तीनों ने लगाया, बोले हाँ। काम मैं अकेला कर रहा हूं, बोले हाँ ये बात तो सही है। तो बोला मैं इस नाम के पैसे लूंगा एक्स्ट्रा। आप बताओ ए के पैसे बनते नहीं बनते एक्स्ट्रा? बताओ ए को रेम्युनरेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तीनों ने मिलकर डिसाइड किया भाई ए, क्योंकि तू एक्स्ट्रा काम करता है, हम लोग तो सो जाते हैं घर जाके स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन तू काम करता है, तेरे को इस नाम की मिलेगी सैलरी, और सैलरी मिलेगी 2 लाख रुपए महीना। वाओ। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ए को जो सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए महीना अपनी फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से, क्या ये उसकी सैलरी है? क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी? प्लीज टेल मी, ए को जो सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए महीना, क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी? प्लीज 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 टेल मी। जवाब है नहीं। क्यों सर? सर एक पार्टनर कभी भी अपनी फर्म का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। एम्प्लॉय का मतलब सर्वेंट, आपको याद है मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप? अरे बंदे ने, मान लो 300 करोड़ की फर्म है, सोचो 300 करोड़ की फर्म है, ए ने 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, अब आप कह रहे हो उसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे? ये सैलरी उसकी एम्प्लॉय की सैलरी है, मतलब बाकी बी और सी जो है दे कैन कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द ए जिसने 100 करोड़ रुपए लगा रखा है। पागल हो गया क्या? अ पार्टनर कैन नेवर बी एन एम्प्लॉय ऑफ हिज ओन फर्म। एक आदमी अपनी फर्म का एम्प्लॉय, हाँ अगर ये किसी और फर्म में एज एम्प्लॉय काम करता तो बात अलग थी, लेकिन अपनी फर्म में कोई पार्टनर एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो सर ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल है, ये उसकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ना कि सैलरी इनकम। तो इसे हम इसकी पीजीबीपी इनकम मानेंगे एंड दैट विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल है लेकिन पीजीबी। प्लीज टेल मी द कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। तो सर आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? मैंने आपको बताया कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, उसमें से हम पहला हेड पढ़ रहे हैं सैलरी, जिसके सेक्शन है 15, 16, 17। मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि सेक्शन कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट क्या है सैलरी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ग्रोस सैलरी, फिर डिडक्शंस, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर हमने आज एक टॉपिक किया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमने वहां डिस्कस किया कि सैलरी वो होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। बस अगर देखा जाए तो सैलरी वो है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। इसके लाखों नाम हो सकते हैं, लेकिन सैलरी वही है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। बात खत्म। फिर हमने डिस्कस किया 3 स्पेशल केसेस जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमने लुक आफ्टर किया, देखा कि कौन से केस में एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है, नहीं है, ये वो जो भी हमने देखा। राइट? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। बैलेंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में पढ़ेंगे, बुक के साथ पढ़ेंगे। जो आज पढ़ाया उसको पहले थोड़ा बुक में से रीड करवा दूंगा एंड देन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।